आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट, सॉल्युबिलिटी। उसमें हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, हम वन बाय वन दोनों को डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले सॉल्युबिलिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए, आप एक ग्लास पानी लेंगे और उस वाटर के अंदर अगर आपने सॉल्ट एंड शुगर डिसॉल्व किया तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, जबकि हम उसमें नैफ्थलीन बॉल अगर डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होंगे। पर अगर हमने बेंजीन या कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया जिसके अंदर हमने नैफ्थलीन को डिसॉल्व किया तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, पर शुगर और सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि उनका इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है वो सिमिलर नहीं होता। ठीक है ना। तो हमने देखा है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा है उसमें वैसी ही चीजें डिसॉल्व होती है। अगर कोई पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, और अगर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उसके अंदर कौन सा सॉल्यूट डिसॉल्व होगा? नॉन पोलर सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व होगा। ये चीज हम लास्ट ईयर 11th क्लास में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। चलिए हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। ये हमने एक कंटेनर लिया है और उसके अंदर हमने सॉल्वेंट लिया है और सॉल्यूट को ऐड किया है। जैसे ही हमने इसमें सॉल्यूट को ऐड किया तो वो सॉल्यूट क्या होगा? उसके डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। और इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? डिसॉल्यूशन। ठीक है। अब अगर हम इसके अंदर और भी सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और अब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो उसकी जो डिसोसिएटेड पार्टिकल्स हैं वो जो है आपस में कोलाइड करके और क्या करते जाएंगे? फिर से सॉल्यूट का फॉर्मेशन करते जाएंगे और इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब हमने थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड किया होता है तो डिसोल्यूशन का रेट जो होता है वो ज्यादा होता है और क्रिस्टलाइजेशन का रेट जो होता है बहुत कम होता है। ठीक है ना। और ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम और क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को जो है ऐड कर सकते। अब हम अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी को और बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? क्रिस्टलाइजेशन के रेट जो है वो साइमल्टेनियसली बढ़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों का रेट जो हो जाएगा वो सेम हो जाएगा। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम की कंडीशन। और ऐसे सॉल्यूशंस जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को सेम और कांस्टेंट रखें तो इसमें अब और सॉल्यूट को जो है हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमने जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है एट क्या? फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको ये हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। अब हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है सॉलिड की लिक्विड में किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सॉल्युबिलिटी सबसे पहले डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर वो दोनों एक ही नेचर के हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है वो अगर सेम है तो वो आपस में डिसॉल्व होंगे, अदरवाइज नहीं। जो जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट और नॉन पोलर में नॉन पोलर सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो गया। टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को। और फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल H इज क्या होता है? लेस देन 0। ठीक है। और ली शैक्लियर प्रिंसिपल को हम अगर कंसीडर करते हैं तो जो कि हम लास्ट ईयर बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, तो हमने क्या बोला था कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होगी। मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें क्या होता है? डेल H की वैल्यू क्या होती है? इट इज मोर देन 0। और उस समय अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी।
ठीक है। तो फिर हमने क्या देखा कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन वेयर द वैल्यू ऑफ डेल एच इज लेस देन 0 और नेगेटिव, देन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर the solubility will decrease, and for endothermic reactions where del H, the value of del H is more than 0 or positive, the on increasing temperature the solubility will also increase. ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करते हो। तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है जनरली किसके ऊपर, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड दोनों ही जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, आइए हम डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो इसे भी हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे जैसे हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को करा था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस dissolve in a given amount of solvent at a particular temperature and pressure at equilibrium to form a saturated solution. ठीक है, अब हम देखते हैं कि solubility of gas in liquid किन किन factors के ऊपर डिपेंड करती है। Temperature greatly affects the solubility of gas in liquid. Solubility of gas in liquid is an exothermic प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो होगी वो कैसी होती जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सेकेंड फैक्टर ऑन विच द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड इज नेचर ऑफ गैस। जो गैस जितनी इजीली लिक्विफाई हो जाती है वो उतनी ज्यादा सॉल्युबल होगी लिक्विड में। ठीक है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, और क्रिटिकल टेम्परेचर जितना हायर होगा उतनी इजीली वो लिक्विफाई हो जाएगी, और जितनी जल्दी वो लिक्विफाई हो जाएगी उतनी ही ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है तो वो इजीली लिक्विफाई हो जाती है और ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फैक्टर जो है जिस पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड डिपेंड करता है वो है प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर हम अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा गैस जो है वो लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होगी। हेनरी वाज द फर्स्ट who gave the quantitative relationship between pressure and solubility of gas in a solvent, which is known as Henry's law. इसको Henry's law बोलते हैं, जिसने क्या दिया था, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दी थी इसके बीच, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, Henry's law states that at constant temperature the solubility of gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas. डाल्टन भी उस वक्त उसी पर वर्क कर रहे थे और इसलिए हेनरी ने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया और उन्होंने सॉल्युबिलिटी को मेजर करने के लिए उन्होंने मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को कंसीडर किया और उन्होंने बोला कि मोल फ्रैक्शन जो गैस का है सॉल्यूशन में इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। इट कैन बी रिटन एज X is directly proportional to P, where P is the partial pressure and X is the mole fraction. If we remove the proportionality sign, तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, और इस कांस्टेंट को हम इधर ले आए 1 by k dash x is equal to P। ठीक है, 1 by k dash जो होता है वो क्या होता है, k h and into with x is equal to p, where kh is called Henry's constant। ठीक है, h क्या है, Henry's constant है, ये मोल फ्रैक्शन हो गया, ये पार्शियल प्रेशर हो गया, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया where kh is Henry's constant। तो ये पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Henry's constant और kh।
ऑक्सीजन टेम्परेचर पर हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू जो है अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होगी। सेम गैस के लिए सेम रहेगी, पर जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और हेनरीज कांस्टेंट जो है वो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हेनरीज कांस्टेंट यानी केएच की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और अगर किसी गैस की केएच की वैल्यू कम है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस हेनरीज लॉ के। कार्बोनेटेड बेवरेजेस में कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए उसको हाई प्रेशर पर बॉटल को सील किया जाता है। फाइबर्स जो है डीप सी में जाते हैं तो इतने हाई प्रेशर पर नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाती है। जब ये स्कूबा डाइवर्स ऊपर की तरफ आने लगते हैं तो क्या होता है, प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है और सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन क्या होगी, कम होने लगेगी ऑक्सीजन से, और इसलिए वो नाइट्रोजन गैस जो है रिलीज होने लगती है। ये नाइट्रोजन गैस जो है अगर स्कूबा डाइवर तेजी से ऊपर की तरफ आता है तो तेजी से जो है रिलीज होने लगती है, और जब वो कैपिलरीज में से निकल कर जाती है तो वो कैपिलरीज में बबल बनाकर एंट्रैप हो जाती है। ठीक है, और तो ऐसे एंट्रैपमेंट को हम क्या बोलते हैं, बैंड्स। और ये बैंड्स बड़े पेनफुल होते हैं और कई बार फैटल भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की जो है एंट्री को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, अब स्कूबा डाइवर्स जाते हैं तो उनके सिलेंडर में जो है हीलियम को ऐड कर दिया जाता है, वो 11.7% रहता है। नाइट्रोजन गैस जो रहती है वो होती है 56.2% और ऑक्सीजन उसमें होती है 32.1%। जैसे जैसे हम हाई ऑल्टीट्यूड पे चलते जाते हैं प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है, और ऑक्सीजन का भी पार्शियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है इन कंपैरिजन टू द ग्राउंड। ठीक है, इस कारण क्या होता है कि हमारे ब्लड में या जो लोग वहां पर हाई अल्टीट्यूड पे रहते हैं उनके ब्लड में जो है ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, जिसके कारण से उनमें वीकनेस आ जाती है और उनकी थिंकिंग पावर कैसी हो जाती है, वीक ना। इस कंडीशन हम क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। तो ये हमने देखे कुछ एप्लीकेशंस किसके, हेनरीज लॉ के। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।